है 11th का चैप्टर फर्स्ट। तो जिन भी स्टूडेंट्स के लिए 11th या नीट या उससे जुड़ी हुई जितनी भी एग्जामिनेशन है, एंट्रेंस एग्जाम है, अगर आप उनकी तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इनकी तैयारी करें, इन्हें पढ़ने की कोशिश करें, बनाने की कोशिश करें और देखिए कि क्या बेहतर इस पर आप बना सकते हैं। उम्मीद है आप लोग इसे एंजॉय करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आके क्वेश्चन बनाने की तरफ ध्यान दें। वेरी फर्स्ट थिंग, आपको ये पहले पता होना चाहिए कि आपको क्या करना है। ओके तो अगर आपको मेरी क्लास लगती है तो सबसे पहले जो स्टूडेंट अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब करें, और जो बच्चे अगर मेरी पढ़ाई अच्छी लगती है तो जाते जाते एक बार हिट लाइक बटन, कमेंट एंड नोटिफिकेशन बटन ऑल्सो आप उसे ऑन करके जाएंगे। ओके सो स्टार्ट करते हैं आज का पहला टॉपिक और आप लोग इसका आंसर देंगे। क्योंकि 11th का चैप्टर नंबर 1, जब चैप्टर नंबर 1 के क्वेश्चन हो जाएंगे देन हम चैप्टर नंबर 2, ऐसा 11th 12th के सारे चैप्टर के क्वेश्चंस हम आपसे बात करेंगे। आप ऐसा ध्यान रखें और लाइन से सीक्वेंस बनाकर आप पढ़ सकते हैं। बहुत सारा धन्यवाद आप लोगों का। आप लोग अपनी संख्याएं बढ़ाते रहें, ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करते रहें, क्योंकि चैप्टर नंबर 1 है, 4 क्वेश्चन डन है इसके ऊपर आने में। स्टार्ट करते हैं हमारा पहला टॉपिक, पहला क्वेश्चन। ध्यान दीजिए मेरी बात को। सबसे पहला सवाल आप लोग आंसर देंगे, मुझे चाहिए आंसर आप लोगों से। और इस आंसर को बनाना कैसे, जिन स्टूडेंट्स को ये आंसर नहीं बना पता है उनके लिए कॉन्सेप्ट देखना है। तो उन स्टूडेंट जिनसे ये आंसर नहीं बनते हैं वो लोग मेरा जाके विक्रम हैप क्लासेस पे इसका पूरा प्लेलिस्ट बनी हुई है। चैप्टर नंबर 1 11th का पहला चैप्टर है द लिविंग वर्ल्ड, जैव जगत, उसके क्वेश्चन मैं आज से सॉल्व कर रहा हूं। और अगर ये क्वेश्चन आप लोगों से नहीं बनते हैं तो फिर आपको जाना है, मैं वैसे डिस्कस करूंगा आज, लेकिन अगर आपसे नहीं बनता है फिर भी तो आपको ये पूरी थ्योरी की क्लास आपको विक्रम हैप क्लासेस पे इसके मिल जाएगी। उसे पढ़िए, देन फिर क्वेश्चन बनाने की कोशिश करिए। मैं डैम श्योर हूं कि आपसे ये क्वेश्चन जरूर बनेंगे। स्टार्ट किया जाए, आप लोग जल्दी जल्दी आंसर देंगे इसमें, ठीक है। पहला क्वेश्चन हम बात करते हैं वर्ग की पदानुक्रम। सभी लोग जानते हैं हियरचीज, जिसे हम टेक्सोनॉमिकल हियरचीज कहते हैं, जो जाति से शुरू होकर जगत में खत्म होता है, या कहना चाहिए जगत से शुरू होकर जाति में खत्म होता है। उसमें हम जैसे जैसे जाति से संघ, संघ मतलब ऊपर की तरफ, हम जगत की तरफ जाते हैं तो सामान्य लक्षणों की संख्या क्या हो जाएगी? सामान्य संख्याओं की संख्या कम होती जाएगी, अधिक होती जाएगी, सामान्य रहेगी, या अधिक या कम हो सकती है। सभी स्टूडेंट जानते हैं, मैंने पढ़ाया आप लोगों को विक्रम हैप क्लासेस में, और एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। जाति वो समूह होता है जिसमें सबसे ज्यादा लक्षण समान होते हैं, क्योंकि आपस में समान लक्षण वाले जीवों को ही जाति में रखा जाता है। और धीरे धीरे हम जाति से जब वंश, वंश से जब हम ऊपर की तरफ में जाते जाते हैं जगत की तरफ में, तब लक्षणों की संख्या कम होती जाती है और किसी स्पेशल एकाध लक्षण के आधार पर उस जगत का निर्माण कर दिया जाता है, उस संघ का निर्माण कर दिया जाता है, उस वंश का निर्माण किया जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर साल पूछे जाने की संभावना इसकी बहुत ज्यादा होती है। आप लोग इसका फटाफट आंसर देंगे कि संख्या जो है वो समानताएं जगत जाति से संघ की तरफ जाते समय कम पड़ जाएगी, कम होती जाएगी, धीरे धीरे इनकी संख्या जो है वो कम होती जाएगी। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोगों को ध्यान पे रखेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ में बढ़ते हैं। यह भी सवाल बहुत ज्यादा पूछा गया है, इसकी भी आंसर मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि आप लोग जरूर आंसर इसका बताएंगे। तो पहला क्वेश्चन, पादप वर्गीकरण हेतु प्रयुक्त इकाइयों में से निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यय वर्गीकरण की कुल फैमिली श्रेणी को दर्शाता है? फैमिली को बताने के लिए हम इनमें से कौन सा प्रत्यय का उपयोग करते हैं? जल्दी से आंसर देना है। क्या आंसर देना है इसमें? तो क्या ऑप्शन हो गए? ALES, ONAE या OCEAE या AE? तो ये मैंने आप लोगों को बताया था कि पौधों की फैमिली के लिए सोलेनेसी, फैबिएसी, ये AC करके एक आखिरी में वर्ड आता है। सो परफेक्ट आंसर इज अ सी परफेक्ट आंसर है इसका, कि यहां पर हम वहां पर AC वर्ड यूज करते हैं फैमिली को प्रदर्शित करने के लिए। उसके आखिरी में लगा हुआ प्रत्यय, ये नीट में, एम्स में, जिपमर में, AFMC में हजारों बार पूछा गया सवाल है, इसलिए इस सवाल को पकड़ के रखो, ठीक है, और उसे घोल के पी जाओ। दोबारा ये सवाल अगर आपके जहन में आता है, कभी भी आसपास एग्जाम में आता है, छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। तो इसलिए अपना थोड़ा सा कंसंट्रेशन बनाइए, अपना ध्यान केंद्रित करिए और सवालों को बनाने में लग जाइए। आंसर आप लोग देंगे, यहां पर जितने ज्यादा बेहतर आंसर आप लोग देंगे उतना बेहतर आप लोगों की तैयारी होती जाएगी, इसलिए अपना कंसंट्रेशन बनाकर रखें। जल्दी
अगले क्वेश्चन की तरफ में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है शब्द वर्गीकरण पद्धति दर्शाता है, क्या बताता है? वर्गीकरण पद्धति मतलब टैक्सोनॉमिकल जो क्लासिफिकेशन है वो किस शब्द को प्रदर्शित करता है? अगर आज का टॉपिक आप लोगों से बनता है तो कल मैं 12th की क्लास लेकर आऊंगा, फिर 11th, फिर 12th, फिर 11th, फिर 12th, हम 11th ऐसा करके आपके 11th और 12th दोनों की तैयारी हम करवाएंगे। ये एमसीक्यूज हैं जो आपको पता ही होना चाहिए। मैं उन बच्चों को खास कर कहना चाहता हूं जो नीट की तैयारी कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए एमसीक्यूज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो 11th के बच्चे नीट का सपना देखना चाहते हैं या डॉक्टर बनने का सपना देखना चाहते हैं, उनके लिए तो ये जरूरी ही। तो इसलिए कैसे क्वेश्चन बनाए जाएंगे, कैसे इनका कॉन्सेप्ट बनेगा, इसके लिए अपना ध्यान पूरा बनाकर रखें। ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा। जितना ज्यादा आप लोग, मुझे यहां पर नंबर की संख्या मुझे मिलेगी, मुझे प्रोत्साहन मिलेगा आपके लिए अच्छा से अच्छा करने की। तो इसलिए आप लोग इतना सपोर्ट तो मुझे जरूर करेंगे यदि आप मुझे, मेरा पढ़ाना आप लोगों को थोड़ा बहुत भी अच्छा लगता है तो। ओके, तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। जितनी संख्या यहाँ पे 50 लोग दिख रहे हैं, मुझे कम से कम आखिरी तक 100-150 बच्चे दिखने चाहिए। तो कुछ तो कम से कम करो, मत करो 150, कम से कम 100-80 इतने बच्चे तो डेली होने ही चाहिए। मैं समझता हूं कि आप लोगों को पढ़ने का मन आजकल है नहीं, बट पढ़ना तो पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो बताइए भाई, शब्द वर्गीकरण पद्धति क्या दर्शाता है, क्या बताना चाहता है? वर्गीकरण पद्धति का मतलब क्या है? अंग तंत्रों की पहचान और उसका अध्ययन करना, क्या ये मतलब है? पौधों व जंतुओं की पहचान और उनका परिरक्षण करना, यह प्रकार है। जीवों के प्रकारों की विविधता और उनके संबंधों को बताना, यह है। जीवों को वास स्थान और उनके वर्गीकरण का अध्ययन करना। तो जब भी हम किसी वर्गीकरण पद्धति के बारे में बात करते हैं तो वर्गीकरण पद्धति के बारे में, किसी जीव जंतु के बारे में संपूर्ण जानकारी होना, उनकी विविधता और उनके आपस में जो संबंध हैं, ये पढ़ाने के लिए हमने वर्गीकरण पद्धति के बारे में पढ़ा था। इसलिए परफेक्ट आंसर इज सी ऑप्शन। उनकी विविधता और उनका वर्गीकरण का अध्ययन करना है हमें, यह वर्गीकरण पद्धति है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से प्रकारों की विविधता और उनके संबंधी प्रकारों की विविधता, हाँ ये भी हो सकता है। वास स्थान और उनके वर्गीकरण का अध्ययन करना, ये ऑप्शन भी हो सकता है। सो परफेक्ट आंसर मेरे हिसाब से डी होना चाहिए, इसका सी नहीं। ठीक है, डी। उनका वर्गीकरण के बारे में ज्यादा जानकारी जब हमें मिलेगी तो हम उसको वर्गीकरण पद्धति कहेंगे। आंसर डी होगा। ठीक है, ये क्लास है 11th का पहला चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, आप इसको पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको 12th के पहले चैप्टर के क्वेश्चंस लेकर आऊंगा, तो इसलिए पहले 11th के पढ़ें, देन फिर हम 12th का भी पढ़ेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ में पढ़ते हैं। वंश क्या दर्शाता है? एक वंश जिसे हम जीनस कहते हैं, जीनस क्या प्रदर्शित करना चाहता है, क्या बताना चाहता है? जीनस का मतलब होता क्या है? तो जीनस का क्या ऑप्शन है यहां पर देखिए। एक व्यक्तिगत पौधे या जंतु को हम जीनस कहते हैं, पौधे या जंतुओं के संग्रहण को कहते हैं, पौधों या जंतुओं की समीपस्थ जातियों के समूह को कहते हैं। सो परफेक्ट आंसर इज सी, जातियों के समूह। वो पौधे, वो जंतु जो आपस में अलग अलग जातियों के द्वारा होते हैं, बट उनके कुछ गुण समान होते हैं। तो जातियों के समान लक्षण अगर मिल रहे हैं तो हम उन्हें वंश में डाल देते हैं और वंश उसका नाम है। सो परफेक्ट आंसर इज अ सी ऑप्शन। आप लोगों को क्या लगता है, ये ऑप्शन सही है, हाँ या ना? आप लोग भी कुछ आंसर देंगे कि यहाँ पे सिर्फ कथा सुनने आए? क्या लगता है आप लोगों को? आंसर फटाफट मुझे चाहिए, इसके आंसर चाहिए ही। क्या लगता है, ऑप्शन सी सही है? आप लोगों का भी कोई ओपिनियन है इस पॉइंट पे कि बस जो कह दिए गुरुजी वही मानना है, ऐसा है क्या? ओके, तो ये ऑप्शन जो है परफेक्ट आंसर इज अ सी। अगले क्वेश्चन की तरफ में बढ़ते हैं। जंतुओं के वर्गीकरण में वर्ग की इकाई संघ पादपीय वर्गीकरण में कौन से पदानुक्रम के समान है? आपको यह बताना पड़ेगा वहां पर। तो संघ का मतलब होता है, हम लोग जैसे हम इसको कहते हैं, अगर हम पादप की बात करें तो एक होता है फाइलम और एक होता है डिवीजन। फाइलम और डिवीजन। तो अगर हम यहां पर जंतुओं के वर्गीकरण में संघ देखेंगे हैं तो संघ को कहा जाता है फाइलम, और पादप में इसे कहा जाता है डिवीजन। क्या कहा जाता है? डिवीजन। तो डिवीजन इज अ परफेक्ट आंसर, मींस प्रभाग, मींस प्रभाग। पौधों में उसी ग्रुप का नाम हम फाइलम कहते हैं, सॉरी जंतुओं में हम उसे फाइलम कहते हैं, और पादप में वही चीज का नाम भाग या डिवीजन कहा जाता है। तो इस हिसाब से इसका सबसे बेहतरीन आंसर जो है वो सी होता है। आपको क्या लगता है, आंसर सही है, हाँ या नहीं? क्योंकि वर्ग को क्लास, फैमिली, गण, ऑर्डर ये सब कहा जाता है। डिवीजन है जो उसके पैरेलल काम करता है।
पौधों में और जंतुओं में यह अंतर है कि पौधों के जो जगत के बाद के गुण वर्गीकरण होता है, हम उसे जंतुओं में फाइलम कहते हैं, संघ कहते हैं, और पादपों में उसी चीज को भाग या डिवीजन कहा जाता है। तो उम्मीद है आप लोगों को यहां पर समझ में आ रहा होगा। अगले पॉइंट की तरफ में बढ़ते हैं। अगला पॉइंट क्या कहना चाहता है, ध्यान से देखो, पढ़ो, बनाओ और देखो सवाल। ये कौन बनेगा करोड़पति से कम का बिल्कुल सवाल नहीं है। याद रखना, वहां पर एक क्षण में करोड़पति बन सकते हैं, लेकिन यहां पे नीट जरूर लग जाएगा। डॉक्टर बन जाओगे, सपना पूरा होगा यदि अगर आप इस क्वेश्चन को बनाएंगे। शिद्दत दिखाना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको डेडिकेशन दिखाना पड़ेगा। यहां पे मजाक नहीं चल रहा है, ये मजाक नहीं हो सकती पढ़ाई कभी भी। आप अगर नीट की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों को सिर्फ सांस लेने की फुर्सत होनी चाहिए, उसके अलावा कुछ भी नहीं। सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई, सुबह से लेकर रात तक पढ़ाई करनी है। आपको अपना डेडिकेशन दिखाना पड़ेगा। तो इस डेडिकेशन में अगला पार्ट 6 नंबर क्वेश्चन, ध्यान से देखिए और आंसर बताने की कोशिश करिए। क्या ये आपसे बनता है, यस और नो? वनस्पति उद्यान, बॉटनिकल गार्डन एवं जंतु उपवन, मतलब जिसका नाम जूलॉजिकल पार्क कहा जाता है, ये में होता है, क्या होता है उधर जगह पे? केवल स्थानीय जीवित जातियों का संग्रहण किया जाता है वहां पर। क्या ये बात सही है? गलत बात है। केवल बाहरी जीवित जातियों का संग्रहण किया जाता है, यह भी गलत बात हो सकता है। स्थानीय और बाहरी दोनों जातियों का संग्रहण किया जाता है और केवल स्थानीय पौधों और जंतुओं का संग्रहण किया जाता है। तो यहां पर हमें पढ़ने के लिए आसपास के अलावा स्थानीय और बाहरी सभी जीव जंतुओं को रखा जा सकता है। सभी प्रकार के पौधों को वहां पढ़ने, जानने, समझने के लिए वहां पर रखा जाता है। ये है हमारे वनस्पति उद्यान एंड बॉटनिकल गार्डन एंड जूलॉजिकल गार्डन्स। तो उम्मीद है आपको ये बात बहुत क्लियर समझ में आ रही होगी कि क्या मतलब है। कभी जू गए हैं आप लोग, जो मतलब चिड़ियाघर गए हैं, तो वहां पर क्या वही बस जानवर रहता है जो आपके क्षेत्र में पाया जाता है? नहीं, सफेद टाइगर से लेकर क्या क्या चीजें, अजगर अजगर, ये जीव जंतु, टर्की वर्की, सब पाया जाता है वहां पर। होता है कि नहीं होता? तो विभिन्न विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं को वहां पर रखा जाता है, उसी का नाम है बॉटनिकल गार्डन एंड जूलॉजिकल गार्डन। उम्मीद है आपको ये बात बहुत क्लियर समझ में आ रही होगी। आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं, आप लोग 1% का भी अटेंशन नहीं दे रहे हैं, ठीक है? ये मजा नहीं आ रहा है। ऐसे में आप लोग अगर थोड़ा सा, अगर आप लोग यहाँ पर ज्वाइन कर रहे हैं, आपको पढ़ने में अच्छा लग रहा है, तो लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें, समझ रहे हैं? तो ये काम आपको करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, ध्यान से मेरी बात को सुनिए। वर्ग की कुंजी, कुंजी मतलब की, ध्यान देने की कोशिश करिए यहां पर कि क्या आपसे आंसर बन रहा है, यस और नो। अगर आज बन गया तो नीट में भी बन जाएगा, और अगर आज नहीं बना तो नीट में भी नहीं बनेगा, ये बात याद रखना। पौधों और जंतुओं की पहचान और वर्गीकरण का साधन है। की जो है वो भी एक टेक्सोनॉमिकल एड है, वर्गीकरण का साधन है। यह निम्न को बताने के लिए प्रयुक्त होता है। किसको बताने के लिए प्रयुक्त होता है? क्या मोनोग्राफ को, फ्लोरा को, ए और बी दोनों को, इनमें से कोई नहीं। किस बात को यह प्रदर्शित कर सकता है? तो फ्लोरा को, फ्यूना को, मोनोग्राफ को, इनमें से कोई नहीं। तो परफेक्ट आंसर यह है कि जो कुंजी होगा, वर्ग की जो कुंजी है, की है, वो जोड़ों के बारे में, युग्मन के बारे में बात करता है। वो हर चीज को एक्सप्लेन कर सकता है, उसमें हर प्रकार का। हालांकि उसमें फ्लोरा एंड फ्यूना, मोनोग्राफ्स नहीं, इनमें से कोई नहीं आंसर होना चाहिए, क्योंकि वो किसी भी जीव जंतु को, चाहे वो पौधा हो चाहे वो जंतु हो, उसका कंप्लीट क्लासिफिकेशन बताने का जो तरीका है वो की कहलाता है। की मतलब कुंजी। कुंजी के 2 भाग होते हैं, एक यस और एक नो वाला। उपस्थित है कि नहीं है, इस हिसाब से उसे युग्मन कहा जाता है। उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। तो ये दोनों पार्ट है, कुछ भी बताया जा सकता है, कोई भी आंसर हो सकता है इसका। अगले क्वेश्चन की तरफ में बढ़ते हैं। अगला सवाल हमें क्या बताना चाहता है, बस थोड़ा सा ध्यान आपको लगाना है। सभी जीवित जीव, ध्यान से सुनो मेरा सवाल, सुनो। जिस दिन आप एक सवाल को समझ लेते हैं उस दिन आपको आधा आंसर बन जाता है। ये किसी महान वैज्ञानिक ने या महान कथाकार ने कहा होगा। ओके, इस कहानी, इस शब्द का मतलब ये है कि जब भी आप क्वेश्चन को पढ़ें तो इतना गहनता से सवाल को पढ़ो कि आधा आंसर बन जाए। याद रखिएगा, आंसर से, जो क्वेश्चन से आंसर बनाना बहुत आसान है, आंसर से क्वेश्चन बनाना बहुत मुश्किल है। इसलिए क्वेश्चन को पढ़ने की कोशिश करो। जिस दिन भी आप अच्छे से उसको समझ लिए कि सवाल पूछना क्या चाहता है, जवाब तो है इस दुनिया में, सवालों की कमी है बस। तो सवाल को समझो। सबसे पहले, सभी जीवित जीव आपस में एक दूसरे से लिंक्ड हैं, जुड़े हुए हैं, होते हैं। क्योंकि क्यों ऐसा होता है? सभी जीवित जीव, उनमें एक ही प्रकार का समान आनुवंशिक पदार्थ होता है।
अलग अलग मात्रा में समान आनुवांशिक पदार्थ होता है, सभी का कोशिकीय संगठन समान होता है, या उपरोक्त सभी? इनमें से क्या आंसर हो सकता है? तो इनमें से ऐसा आंसर है भाई कि सभी जीवित जीव, चाहे पौधे हो चाहे जंतु हो, उनका कोशिकीय संगठन थोड़ा बहुत भिन्न होता है। ऐसा नहीं है कि एक ही प्रकार के समान होते हैं, जंतुओं का अलग, पौधों का अलग होता है। ठीक है, आनुवांशिक पदार्थ लगभग सभी का समान होता है क्योंकि सबके पास डीएनए वगैरह पाया जाता है, बस कुछ लोगों के पास में आरएनए पाया जाता है। तो अलग अलग मात्रा में समान आनुवांशिक पदार्थ को रखते हैं, तो यह भी बात हो सकती है कि उनमें एक ही प्रकार का समान आनुवांशिक पदार्थ होता है, ऐसा नहीं है। मेरे हिसाब से इसका आंसर जो है परफेक्ट जो है वो सी होना चाहिए कि सभी का कोशिकीय संगठन समान हो सकता है, या उपरोक्त सभी आंसर भी हो सकते हैं, क्योंकि सभी में आनुवांशिक पदार्थ होता है, अलग अलग मात्रा में होता है। ठीक है, और उपरोक्त सभी मतलब डीएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, सभी के पास में डीएनए आरएनए वही सब कुछ है, कुछ अलग से नहीं है। सो परफेक्ट आंसर मेरे हिसाब से यहां पर डी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? डी आंसर परफेक्ट है। सभी आंसर सही है कि सबका संगठन भी लगभग समान होता है, वैसे ही कोशिका भित्ति, वैसे ही सब कुछ पाया जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह वगैरह, वैसे ही आनुवांशिक पदार्थ डीएनए और आरएनए के छोड़कर कुछ भी नहीं। तो इसलिए यहां पर भी जो आंसर है वो मेरे हिसाब से भी डी आंसर ही होना चाहिए, उपरोक्त सभी का। अगले क्वेश्चन की तरफ में ध्यान से देखिए, यहां पर निम्न में से कौन सा सजीव एक परिभाषित लक्षण है? सजीव का परिभाषित लक्षण मतलब अगर सजीवों को प्रदर्शित करना है तो इनमें से कौन सा लक्षण सबसे सटीक है? कौन सा लक्षण है जो एकदम सजीवों को प्रदर्शित करेगा ही? क्या वृद्धि? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि वृद्धि निर्जीवों में भी हो सकती है। पहाड़ पर्वत भी अपना आकार बढ़ाते हैं, रेत का टीला भी धीरे धीरे अपनी आकृति बढ़ाने लग जाता है, रेगिस्तान भी धीरे धीरे फैलता है। तो वृद्धि इज अ नॉट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, सो ग्रोथ नहीं आंसर है। अगला क्वेश्चन, ध्वनि उत्पन्न करने की क्षमता। ध्वनि उत्पन्न करने की क्षमता, अगर मैं चिल्ला सकता हूं तो पौधे भी चिल्लाते होंगे। ठीक है, आवाज करते ही हैं, पहाड़ भी आवाज करता है, तो ये भी ऑप्शन जो है वो नहीं होना चाहिए। प्रजनन, जब हम प्रजनन के बारे में बात करेंगे तो ये जो रिप्रोडक्शन है, कुछ जीव ऐसे भी हैं जो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते। जैसे मैंने बताया था खच्चर, म्यूल होता है, वो घोड़ा और गधे के क्रॉस करके बनाया जाता है, उसके जीवन में कभी भी क्रॉस नहीं कर सकता। कुछ जीव जंतु या मनुष्य ऐसे भी होते हैं जो कभी क्रॉस नहीं कर सकते, वो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते, वो बच्चे पैदा करने की क्षमता उनमें नहीं होती। तो क्या वो जीवित नहीं है? वो जीवित है। तो प्रजनन भी कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं है, ये कुछ जीवों में नहीं पाया जाता है, और जिन जीवों में ये नहीं पाया जाएगा तो फिर हम कैसे माने? उन्हें जीवित तो मानना पड़ेगा, क्योंकि वो खाना खा रहे हैं, बाकी सब कार्य कर रहे हैं। तो कौन सा ऐसा पॉइंट है जो सबको प्रदर्शित करने के लिए सजीव के पास में होता है? तो इज अ पॉइंट इज अ डी, बाह्य उद्दीपनों के प्रति प्रतिक्रिया। जो जीवित है वो प्रतिक्रिया देता है, उसे कष्ट होता है, उसमें संवेदनाएं होती हैं, जबकि सजीव में इस पेन को कितना भी मारे कोई संवेदना नहीं। लेकिन एक मनुष्य को, एक पौधे को, एक बैक्टीरिया के प्रति प्रतिक्रिया देते हैं ये लोग। अगर आप उसे इफेक्ट करेंगे तो वो प्रतिक्रिया देंगे, उद्दीपन के प्रति प्रतिक्रिया इज अ परफेक्ट आंसर। सो डी जीवों का सबसे सटीक आंसर है कि डी पॉइंट जो उद्दीपन है मतलब स्टिमुलेशन है, प्रतिवर्ती प्रक्रिया है, ये सिर्फ जीवित जीव ही दे सकते हैं। तो इस हिसाब से सबसे सही आंसर इसका होगा डी। उम्मीद है आपको एकदम क्लियर समझ में आ रहा होगा, उनमें कोई आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगले पॉइंट की तरफ में बढ़ते हैं। पौधों को लैटिन नाम दिया गया है, क्यों दिया गया पौधों को लैटिन नाम? आप मुझे ये बताना चाहते हैं। आपको वर्गीकरण की पद्धति मालूम होगा कि पौधों का सबसे पहले आप कुछ भी नाम रखिए, उनका लैटिन में रूपांतरण किया जाता है। ठीक है, उसे इटैलिक्स में लिखा जाता है, तिरछे अक्षरों में लिखा जाता है, ये नियम है। तो ये नियम क्यों है? क्योंकि ये सरल भाषा है, क्योंकि वो सामान्य भाषा है, क्योंकि वो मृत भाषा है, क्योंकि इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से वैसा कोई ऑप्शंस, कोई खास आपको क्या लगता है कौन सा आंसर सेट हो सकता है? ठीक है, इनमें से कौन सा आंसर यहां पर सबसे सही हो सकता है? तो पौधों को लैटिन भाषा इसलिए मानी गई क्योंकि ज्यादातर वैज्ञानिक वहीं थे, सरल भाषा थी और पूरे विश्व में जो है वो लोगों को पता होनी चाहिए थी, और इसलिए लोगों को समझाने के लिए कोशिश की गई कि बोलो हाँ ठीक है भाई, सरल में इसी में ही समझ लो। ठीक है, ज्यादातर वैज्ञानिक उसी संस्था को वैज्ञानिकों ने लैटिन भाषा में ही माना था, इस वजह से उसे उपयोग किया गया लैटिन भाषा के बारे में। ठीक है, अगला क्वेश्चन ध्यान देना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैविक नाम, जैसे मनुष्य का नाम होता है होमो सैपियंस,
इस दुनिया में पाए जाने वाले 8 बिलियन पीपल जितने भी हैं, सबके सब की जो नाम है वो होमो सैपियंस है। ठीक है, ऐसे ही हर प्रजाति का अपना एक नाम है और इस नाम रखने की एक पद्धति है। उस पद्धति को किसने बनाया, क्या नामकरण था उसका, किस विधि के अनुसार वो कार्यक्रम चलता है, तो क्या यह द्विनामी है, ये वर्णनी है, ये सर्वमान्य है, उपरोक्त सभी? तो बिल्कुल सही बात है, ये द्विनामी है। सही बात है। किसको किसको लेकर बनाया जाता है? एक वंश और एक जाति। सबसे पहले उसकी वंश और उसकी जाति के आधार पर द्विनामकरण पद्धति से कहा जाता है। यस और नो? सो परफेक्ट आंसर इज ए। बट सेकंड ऑप्शन भी सही है, ये वर्णनीय है, सबको आसानी से समझा जा सकता है। इसके अलावा ये सर्वमान्य है, पूरी दुनिया में इस पद्धति को माना जाएगा। होमो सैपियंस चाहे नाइजीरिया में रहने वाला हो और चाहे रहने वाला हो आपके बिहार का किसी गांव का, राम वो तो रहेगा ही, वो होमो सैपियंस ही है, वो होमो सैपियंस ही है। इसलिए ये नामकरण सर्वमान्य है, पूरी दुनिया को मानना पड़ेगा, ये नियम है। इसलिए परफेक्ट आंसर इज अ डी। क्या लगता है आप लोगों को, डी आंसर सही होगा कि नहीं होगा? अगर आपको और डिटेल में ये सब बातें जाननी है, पूरे नियम कानून को जानना है, तो 11th की क्लास मैंने विक्रम है क्लासेस में द लिविंग वर्ल्ड पढ़ाया हुआ है, आप जाइए और मजे लूटिए इस क्वेश्चन का। आ रही बात समझ में? तो लगातार अगले सवाल की तरफ में हम बढ़ते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन के बाद 29 नंबर क्वेश्चन को देखा जाए कि ये क्या बताना चाहता है। बरगद का वैज्ञानिक नाम इस प्रकार लिखा जाता है कि उसे कहा जाता है फाइकस बेनालेंसिस, जिसे हम कहते हैं, और आखिरी में लिखा होता है एल। आखिरी में लिखा होता है एल। अब ये इसके लिए कौन सा कथन सही है? ये जो नामकरण लिखा गया है इसके लिए क्या बात सबसे सही है? सबसे पहली बात, अक्षर एल लैटिन भाषा को दर्शाता है। आखिरी में जो एल लिखा हुआ है वो ये बताना चाहता है कि ये लैटिन भाषा में लिखा हुआ है। क्या ये ऑप्शन सही है? अगले क्वेश्चन की तरफ, नाम उल्टा लिखा जाना चाहिए, बेलनोगेगस के बाद फिकस होना चाहिए, ये बात सही है क्या? अक्षर एल वर्गीकरण वैज्ञानिक लिनियस को प्रदर्शित करता है या बेगलोलेसिस एक वंश का नाम है? तो इस हिसाब से सबसे सही आंसर जो है ए ऑप्शन भी गलत है। ठीक है, डी ऑप्शन भी यहां पर गलत है। इसमें से जो है बी ऑप्शन नहीं, फिकस बेलनोगेगस ठीक है। परफेक्ट आंसर इज मेरे हिसाब से यहां पर सी है कि जो वर्गीकरण के लीनियस को प्रदर्शित करना चाहता है, ये ऑप्शन यहां पर सी ही होगा। नीट यूजी पोस्टपोन जो बच्चे कह रहे हैं, अभी उनको कोई ऐसा नियम नहीं है, लेकिन जिस हिसाब से अभी तक एप्लीकेशन ऑन नहीं हुए हैं, ऐसा लगता है कि वो अगस्त के आगे तक शिफ्ट हो सकता है। तो इसलिए नीट अपडेट जो है वो आपको धीरे धीरे मिलती रहेगी। उससे रिलेटेड जो भी अपडेट है, मेरी डेली इस समय क्लास होगी तो मैं कुछ ना कुछ अपडेट जरूर दे दिया करूंगा। अभी कोई पोस्टपोन की कोई स्पेशल योजना नहीं है, लेकिन जिस हिसाब से अभी एग्जाम हुआ, मतलब एप्लीकेशन फॉर्म फिल नहीं हो रहे हैं अच्छे से, ये थोड़ा सा ऊपर नीचे का कार्यक्रम हो सकता है कि वो आगे भी शिफ्ट हो सकता है। ठीक है, ये आगे भी शिफ्ट हो सकता है, बट अभी ऐसा कुछ नहीं। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहना चाहता है? ध्यान से इस बात को सुनो और बताओ कि क्या यह आंसर सही है, यस और नो। Carolus Linnaeus is a great scientist, father of a taxonomy. फादर ऑफ टेक्सोनॉमी, वर्गीकरण के पिताजी का नाम था कैरोलस लिनियस। ध्यान रखना, 18वीं सदी में विकसित वर्गीकरण की द्विनाम पद्धति में जीवों के वैज्ञानिकों का दूसरा शब्द दर्शाता है। कैरोलस लिनियस ने जो दो नामकरण पद्धति दी थी, उसमें पहला शब्द क्या दर्शाता है और दूसरा शब्द क्या दर्शाता है? पहला शब्द दर्शाता है वंश को और दूसरा शब्द दर्शाता है जाति को। तो दूसरा शब्द दर्शाता है जाति को। क्या लगता है, आंसर है या नहीं? परफेक्ट आंसर इज सी, ए ऑप्शन सही है। छत्तीसगढ़ बोर्ड का कब होगा? देखिए भाई, जहां तक सुनने में आ रहा है कुछ स्टेट में 12th के एग्जाम को डायरेक्टली मतलब शिफ्ट कर दिया जाएगा, तो वैसे ही बाकी स्टेट में भी हो सकता है। और जैसे कि मामले शांत हो रहे हैं, हो सकता है आपका जुलाई के आसपास आपका एग्जाम हो सकता है। ठीक है, तो 12th के स्टूडेंट के लिए कोई खास खुशखबरी नहीं है, क्योंकि अलग अलग स्टेट के लिए अलग अलग प्रोग्राम चलाए जाएंगे। ठीक है, जिस स्टेट में कम है, जैसे छत्तीसगढ़ में अभी कोरोना के केस धीरे धीरे कम है, तो हो सकता है कि यहां पर एग्जाम हो जाए। ओके, यूपी, कर्नाटका, ये वाले इलाके जो हैं जहां पर बाकी मीडियम्स हैं इस काम करते हैं, राजस्थान, यहां पर हो सकता है कि थोड़ा सा एग्जाम ना हो। तो अलग अलग जगह अपने अपने हिसाब से यहां पर
अलग अलग चीजें चलती हैं। इस तरह ध्यान पे रखिएगा कि ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि एग्जाम पोस्टपोन्ड होगा। आप लोग दृढ़ निश्चय लगे रहो भाई, एग्जाम तो सिर्फ एक 2-3 दिन का प्रोग्राम है, असल तो जिंदगी वो टॉप पे जाना है, नीट डॉक्टर बनना है। ये 11th 12th सिर्फ याद रखिएगा सफर है, एक्चुअल मंजिल तो आपका डॉक्टर बनना है। तो इस बीच में एग्जाम हो या ना हो, अपने जो कार्यक्रम है, जो अपना उद्देश्य है, उससे अडिग नहीं होना है, ठीक है। उससे मतलब आपको अडिग ही रहना, सॉरी अडिग नहीं होना इन द सेंस मतलब आपको वहीं पर टिके रहना है, ठीक है। तो अपने कार्यक्रमों में बिल्कुल बदलाव ना करें, एग्जाम हो या ना हो डजंट मैटर, आप सिर्फ अपने उद्देश्य के बारे में सोचिए। क्योंकि याद रखना, आप 11th 12th के बच्चे हैं, 9th 10th के अगर भी बच्चे हैं, तो आपको अभी के बारे में नहीं सोचना है, शॉर्ट टर्म का नहीं, लॉन्ग टर्म का सोचो, दूर का सोचो। दूर का सोचोगे तो यहाँ पे छोटी छोटी चीजें आपकी आसानी से होती रहेंगी। आसमान की तैयारी करोगे तो खजूर पे तो अटक ही जाओगे मेरे दोस्त। तो इसलिए अच्छी तैयारी करो, नीट की तैयारी करो, 11th 12th आसानी से क्लियर हो जाएगा। तो एग्जाम हो या ना हो डजंट मैटर। अगले क्वेश्चन की तरफ में पहुंचते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन, 31 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, अब इसका आंसर आप लोग दें। लिनियस में निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी थी? इनमें से कौन सी पुस्तक है जो लिनियस के अनुसार लिखा गया था? लिनियस ने लिखा था उस पुस्तक को। सिस्टमा नेचुरी, हिस्टोरिका प्लांटेरम, हिस्टोरिमा नेचुरलिस या उपरोक्त सभी? जल्दी बताएं, इनमें से क्या आंसर हो सकता है? क्या आंसर हो सकता है? तो लिनियस ने हालांकि 2-3 बुक लिखी थी, लेकिन सबसे फेमस जो उनकी बुक थी सिस्टमा नेचुरी, वो उनकी बुक में हालांकि स्पीसीज प्लांटेरम भी उन्होंने लिखी थी, बट ये अलग आगे लिखा हुआ है। सिस्टमा नेचुरी इज अ परफेक्ट आंसर, इसका ऑप्शन होगा ए, यहां पर ये ज्यादा सही आंसर है इसका, ठीक है। बाकी क्वेश्चन बाकी बुक ने अलग अलग लोगों ने लिखी थी, सबसे सही आंसर जो है वो सिस्टमा नेचुरी होगा उसका। अगले क्वेश्चन की तरफ में पढ़ते हैं। इनमें से यहां पर ध्यान दीजिएगा, लिनियस ने अपनी कौन सी पुस्तक में विश्व स्तरीय मान्य जैविक नाम दिए गए थे? अगर जैविक नाम देना है, लोगों को समझाना है कि कौन कौन सी बुक हो, किस में होना चाहिए, तो इसके लिए उन्होंने यूज किया था स्पीसीज प्लांटेरम। स्पीसीज प्लांटेरम, हालांकि आगे फिलोसफिका बॉटनिया इनमें भी वो नामकरण की पद्धति यूज हुई थी, लेकिन सबसे स्पेशल बुक जिन्होंने वो स्पीसीज के बारे में बताया था पौधों की, उसका नाम था स्पीसीज प्लांटेरम। स्पीसीज प्लांटेरम, तो परफेक्ट आंसर इज अ सी, स्पीसीज प्लांटेरम यहां पर सबसे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन तरफ में बढ़ते हैं। द्विनामकरण पद्धति के जनक कौन है? कौन है वो वैज्ञानिक, कौन है वो साइंटिस्ट जिन्होंने द्विनामकरण पद्धति लिखा हुआ था, बताया था द्विनामकरण पद्धति के बारे में? तो द्विनामकरण पद्धति के बारे में इज अ ग्रेट साइंटिस्ट जिनका नाम था कैरोलस लिनियस। वर्गीकरण के पिता थे, नामकरण की जो नियम है, कानून है, वो सब इन्हीं लोगों ने बताई थी, कैरोलस लिनियस ने। बड़ा नाम है वर्गीकरण के विज्ञान में इनका, इसलिए हमें ये टॉपिक जरूर पता होना चाहिए। ये वर्गीकरण के पिता है, नाम है लिनियस। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक अंग्रेज पर्यावरण जिन्होंने एक पुस्तक लिखी, हिस्टोरिमा जेनेलिया और प्लांटेरम लिखी और जाति शब्द का परिचायक था। किसने ये बुक लिखी थी और किसने जाति के बारे में सबसे पहले बताया था? उस ग्रेट साइंटिस्ट का नाम था जॉन रे। डायरेक्टली याद रखना, उस ग्रेट साइंटिस्ट का नाम क्या था? तो 35 का परफेक्ट आंसर होगा बी, जॉन रे, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और अपने क्वेश्चन आंसर देने के तरीके को जल्दी जल्दी बढ़ाइए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को लेकर आइए। मैं आप लोगों के इस यूनिट्स पे, ये टाइमिंग पे हमेशा मजेदार पाठ पढ़ाने वाला हूं। क्वेश्चन बनाना अपने आप में सबसे अच्छा अनुभव होता है। यदि आप किसी चैप्टर के क्वेश्चंस बना लेते हैं तो समझ लीजिए आपको उसका कमांड है, और वो भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन तो आपके पूरे कॉन्सेप्ट को हिला देते हैं। यहां पर सही होने के चांस मात्र 25% हैं और गलत होने के चांस 75%, ठीक है। इसलिए अपना ध्यान से यहां पर आपको आंसर देना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। एक आखिरी क्वेश्चन और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ में बढ़ रहे हैं कि लिनियस के वर्गीकरण का आधार क्या था? लिनियस साहब ने वर्गीकरण किया था और 2 जगत का नामकरण दिया था, प्लांटी और एनिमिलिया। इस विभाजन का मुख्य आधार था आकार की, मतलब बाहरी लक्षण। शरीर के बाहर की जो आकृति है, शरीर के बाहर के जो लक्षण हैं, उस आधार पर इन्होंने 2 ग्रुप का निर्माण किया था। फर्स्ट ग्रुप उसमें था प्लांटी एंड सेकेंड वन इज एनिमिलिया। तो एनिमल्स और प्लांट को इस तरह से विभाजित इन्होंने किया था। जैसे अगर हम लोग प्लांट की बात करें तो इन्होंने 3 भागों में, छोटे छोटे भाग में बांट दिया, सैवाल, ब्रायोफाइटा, टेडोफाइटा, ऐसा करके।
आकृति के आधार पर। तो बाह्य तौर पर ही देखने पर इन्होंने पूरी कहानियों को यह बताया, तो आकार के आधार पर लिनियस ने वर्गीकरण तंत्र का विभाजन किया था। उम्मीद है आप ये कोई क्वेश्चन वेरी वेल बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे आपके एग्जामिनेशन पे, आपकी तैयारियों में, और आपको ये परखने का मौका मिलेगा कि ये चैप्टर्स आपसे बनता है कि नहीं बनता है। मैं उस चैप्टर के क्वेश्चन कराने से तैयारी मैंने की है जिसके बारे में बच्चों का कहना है कि ये बहुत आसान है। तो आप देखिए कि क्या ये सवाल आप लोगों को आसानी से पता थे तो बहुत शुभकामनाएं, और अगर नहीं पता थे तो आपको पढ़ने की जरूरत है, इवैल्यूएशन करना है। और यदि इसका पूरी थ्योरी क्लास चाहिए तो हमारा मेन चैनल विक्रम हैप क्लासेस में जाइए और वहां पर जाके आप इन सारे चैप्टर्स का ये जो पहला नोट्स है आपको वहां पर मिलेगा। हाँ जी, हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन पे भी एमसीक्यूज लेकर आएंगे, धीरे धीरे हम इसके ऊपर बात करेंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। बस मैं आप लोगों की सारी बात मानूंगा, बस आप मेरी बात मानो कि यहाँ ये जो संख्या है 91, 92, इसे बढ़ाते रहो, लोगों तक शेयर करते रहो, लोगों तक पहुंचाते रहो, अपना रिस्पॉन्स देते रहो, आप लोग का ढेर सारा प्यार मिलता रहेगा, मैं आपको अच्छी अच्छी चीजें बताता रहूंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आप लोगों से। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट, बाय बाय।